नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किसान आंदोलन में जो समझौता नहीं, केंद्र सरकार ने जो ऑफ़र दिया है उसकी पूरी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि मिसगाइड करने का बहुत प्रयास चल रहा है। तमाम संगठन इसको मिसगाइड कर रहे हैं, तमाम लोग मिसगाइड करके प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में पूरा क्या सच है इसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहली बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फॉर्मूला है क्या, कब निकला, क्यों निकला और उसका उपयोग कैसे होना चाहिए और कैसे हो रहा है। सन 1960 में केंद्र सरकार ने एमएसपी का फार्मूला निकाला था और एमएसपी का फार्मूला निकालकर ये कहा था कि हम मिनिमम प्राइस पर आपका सामान खरीदेंगे। उस समय परिस्थिति ये भी थी कि देश में कंट्रोल पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, देश में कंट्रोल पर सामान होता था। गेहूं हमारे यहाँ बहुत कम होता था। हम मैक्सिको और अमेरिका का बीज लेकर आए थे। यहाँ तक कि जब लड़ाई हुई 65 की, तो 65 की लड़ाई में भी हमारे पास भोजन पानी नहीं हुआ करता था। सेना को देने के लिए हमारे पास कुछ सामान नहीं था। यानी कि सेना जब लड़ रही थी तो उस समय हमारे पास खाद्यान्न कम होने की वजह से शास्त्री जी ने ये भी आह्वान किया था कि एक समय भोजन करिए। अब ऐसी परिस्थिति में किसान को प्रोत्साहित किया जाए, किसानी के लिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि भारत इंडस्ट्रियल देश अंग्रेज़ों के द्वारा बन चुका था और इंडस्ट्री से हम नीचे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता था उसमें। तो लोग लेबरी करना ज़्यादा पसंद करते थे, खेतीहारी करना कम। ऐसी परिस्थिति में खेत में गेहूँ बोया जाए या बीज बोया जाए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, ताकि कम से कम खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर भारत हो जाए। इसके लिए उस समय 1960 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि हम कम से कम आपको इतना प्राइस देंगे और सामान हम खरीद लेंगे, यानी कि खेत का जो प्रोड्यूस है वो हम खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेगी। वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। तो उद्देश्य उस समय खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना था। उस समय उद्देश्य ये था कि जो किसान खेत बो रहा है उसका घाटा ना हो और जो किसान नहीं खेत करना चाहता है वो खेती करे। इंडस्ट्री से उसका जो उसका खेती से मोह भंग हो गया है उधर से वो वापस आए और देश के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करे। उसी समय हम सब जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया और ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम गेहूँ, जो कि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक था, गेहूँ हम ले आए और गेहूं लाने के बाद हमने गेहूं बोना शुरू कर दिया। नतीजा निकला कि और उस समय गेहूं पर, चूँकि उसी समय गेहूं हम ला रहे थे वहाँ से, गेहूं उगाने पर, इनकी वीट उगाने पर हम सब्सिडी दे रहे थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए, हम आपको सब्सिडी देते हैं। संसार के मोस्टली कंट्री जो सब्सिडी किसानी पर देते हैं वो इनकरेज करने के लिए देते हैं, किसानों को इनकरेज किया जाए और इनकरेज करके जो फसल भारत में कम हो, देश में कम हो रही हो, जो फसल की इंपोर्ट किया जा रहा हो उसकी आपूर्ति कर सके। ऐसा संसार के मोस्टली कंट्री करते हैं। सपोज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उगाते हैं, उस पर मतलब सामान्यतः किसान जो है उसको उगाता है और उस पर कुछ और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसको आसान होता है, वो उगाता है। ऐसी परिस्थिति में वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, वो फसल ज़्यादा हो जाती है, देश में वो एक्सेस हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको किसान उगाना नहीं चाहता, या फिर उसको मार्केट का खतरा रहता है, या उसको उसकी सिक्योरिटी का खतरा रहता है। उसको लगता है कि नहीं, ये फसल हम उगाना चाहते हैं, ये फसल उगाने के बाद हमारा कौन खरीदेगा। सपोज़ हम अगर ये कहें कि ऑर्गेनिक खेती, देश में ऑर्गेनिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर भी किसान उसको उगाता नहीं है। कारण, क्योंकि वो मार्केट कहाँ करेगा, किसको बेचेगा, इतनी मेहनत भी करेगा और बेचेगा किसको। नतीजा निकलता है कि वो ट्रेडिशनल फार्मिंग पर बना रहता है और जब तक सरकार कोई केंद्र नहीं खोल लेती उसको खरीदने का, उसको सप्लाई करने का, उसकी सप्लाई चेन स्थापित नहीं कर लेती, चाहे प्राइवेट कंपनियां करें या कोई और करे, जब तक वो सप्लाई चेन शुरू नहीं हो जाती तब तक ऐसा संभव नहीं हो पाता। जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट के मामले में पहले मिल्क प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते थे। पैसे से मतलब है कि जानवरों को खरीदने के पैसे दिए जाते, उनकी सिक्योरिटी दी जाती थी, उनका बीमा दिया जाता था और ऊपर से सब्सिडी भी दी जाती थी। बाद में उसकी सप्लाई चेन बन गई। आज दूध कंपनियां, अमूल ने जो शुरू किया था, आज बहुत सारी दूध कंपनियां गांव-गांव से दूध उठा लेती, कोई समस्या नहीं है।
किसान गाय पालेगा, भैंस पालेगा, भैंस पालकर उसका दूध वहाँ से जाने के लिए तैयार है। अतः किसान को कोई समस्या नहीं होती। नतीजा निकलता है कि वो भैंसें और वो पाल ले जाता है, सप्लाई चेन एस्टेब्लिश होगी, तो हमें उस पर सब्सिडी देने की कोई आवश्यकता अब नहीं रही। अब सब्सिडी जिन पर दी जाती है वो है कि जिनका दूध नहीं होता गाय का, उस गाय के प्रोटेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जैसी बहुत सारी सरकारें हैं जो उनको सब्सिडी देती हैं, पैसा देती हैं, खाद्यान्न के लिए पैसा देती हैं। लेकिन अगर इसी बात पर कोई ऐसी सप्लाई चेन बन जाए कि भाई गाय के गोबर का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, गाय के मूत्र का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, गाय की जो गंध आती है उसका इस्तेमाल कहीं हो सकता है क्या, ये अगर कुछ हो जाए ऐसा व्यवस्था और उससे आत्मनिर्भर हो जाए गाय पालन करने वाला आत्मनिर्भर हो जाए, 2 पैसे उसको मिल जाए, तो वो भी सब्सिडी बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर जो सब्सिडी का फॉर्मूला है वो ये है कि हम देश में इको बैलेंस बनाना चाहते हैं। इको बैलेंस जैसे केंद्र सरकार ने कल जिस समय वार्ता हुई तो उन्होंने कहा साहब कि हमारे पास दालों की कमी रहती है, हम दाल इंपोर्ट करते हैं, हम मक्का इंपोर्ट करते हैं, जो कॉर्नफ्लेक्स आप खाते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम कपास इंपोर्ट करते हैं। कपास मतलब जो कपड़ा बनाने वाला धागा है या कपास है, जो रुई है, वो हम नहीं उगा पा रहे हैं। चाइना हमको एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे पास वो अच्छी क्वालिटी की नहीं आ पा रही, तो भाई उसको बढ़ावा दिया जाए। चूँकि हम उसको इंपोर्ट करते हैं, भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और देश में कुछ चीज़ें ज़्यादा उगती हैं, जैसे गेहूँ बहुत उगाया जाता है, सरसों बहुत उगाई जाती है। अब गेहूं चूंकि उस समय सब्सिडी देना शुरू कर दिया था, लोगों को यूजुअल हो गया है, गेहूं पर सब्सिडी उस समय बांध दी गई थी। अब पंजाब में चूंकि वो रेवोल्यूशन आया था, हरियाणा के साइड में रेवोल्यूशन आया था और बड़ी फार्मिंग है उनके पास। बड़ी फार्मिंग से मतलब है किसी के पास 200 एकड़, 200 केनाल, 400 केनाल, 500 केनाल ऐसी ज़मीनें हैं लोगों के पास, और बड़ी बड़ी भी ज़मीनें हैं, तो उनके लिए वो फसल करना आसान होता है। अब उनका कहना ये है, हालांकि वो सब आत्मनिर्भर हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी हो, क्योंकि एक किसान, एक परिवार, उसके पास 500 कैनाल ज़मीन है, और वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में चले जाओ तो एक किसान के पास 1 बीघा भी एवरेज नहीं है। तो वो जिसके पास 1 बीघा एवरेज नहीं, उसको उत्थान की आवश्यकता है, और उनके पास 500 कैनाल ज़मीनें हैं तो उनको किसी उत्थान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सिक्योर किया जाना चाहिए कि फसल खराब ना हो, उसका बीमा रहे। ये ज़रूर सिक्योर किया जाना चाहिए कि जो लागत आई है उससे कम पैसा ना मिले, अगर उस पर घाटा हो जाए लागत से कम रहे और कम हो जाए तो बीमा कंपनियां उनको दें, इनकी आवश्यकता रहती है। खैर, तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि ये चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं और आप गेहूं ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, आप ये कह रहे हो कि गेहूं हमारा एमएसपी पर खरीद लिया जाए। अगर सभी फसलें एमएसपी पर खरीद ली जाती हैं तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ एक्स्ट्रा आ जाएगा, और अगर सारी फसल खरीद ले जितनी देश में हो तो 40 लाख करोड़ रुपए की फसल केंद्र को खरीदना पड़ेगा, जबकि और वो एमएसपी पे ही नो डाउट खरीदेगी, जबकि पूरे देश का बजट इस समय 4.5 लाख करोड़ रुपया है। तो 45 लाख करोड़ रुपया है, 45 लाख करोड़ रुपए में से 40 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद ली जाए, सब कुछ किसान को दे दी जाए, बाकी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ये सब पीछे चला जाएगा। यानी कि सरकार सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती कि हम सारी फसल खरीद लेंगे, क्योंकि एमएसपी की गारंटी का मतलब होता है अगर मार्केट में सामान ना बिका तो जितना मेरे पास बचा है वो सब सरकार खरीदेगी। मार्केट का प्राइस अगर कम है तो भी सरकार उस रेट में खरीदेगी। अब सरकार की मजबूरी समझने में यह आती है कि अभी खाद्यान्न वितरण देश भर में चलता है, 60 करोड़ लोगों को वो 60 से 80 करोड़ लोगों को वो खाद्यान्न देते हैं। और मज़े की बात यह है कि इतना खाद्यान्न देते हैं, इतना खाने पीने का अनाज देते हैं कि लोग ओपन मार्केट में उसको बेच देते हैं। लोग इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गाय का दाना भी उसमें बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार अपनी पूरी शक्ति से जितना खरीद सकती है, क्योंकि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, जितना खरीद सकती है उतना खरीद रही है और उतना डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। अब 80 करोड़ के लिए सरकार खरीदती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा का खरीद कर क्या करेगी, सोचने की बात है। यानी कि सरकार जो इस समय खरीद रही है वो अपनी पूरी शक्ति, पूरी क्षमताओं के अनुसार खरीद रही है और देश की आवश्यकता को पूर्ण कर रही है। अब सरकार खरीदे सस्ते में और उसको बाहर बेचे, तो लेवी का मामला हमारे यहाँ जानते हैं कि लेवी हमारे पास समितियों के पास है,
जो सहकारिता समितियां हैं। सहकारिता समितियों में कहीं मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग घुसे हुए हैं तो कहीं पर शरद पवार के लोग घुसे हुए हैं। पूरे देश में सहकारी समितियां पॉलिटिशियंस के हाथ में जा चुकी हैं और पॉलिटिशियन सहकारी समितियों का क्या इस्तेमाल, यूज़ और मिसयूज़ करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसीलिए सहकारी बैंकें बहुत बहुत लंबे लंबे घाटे में जा रही हैं और केंद्र सरकार को जब मोदी जी की सरकार बनी तो सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे घोटाले होते थे। आरबीआई के दायरे का मतलब है कि अब सिस्टमेटिक चलेगा, जो पब्लिक की बनेगी। तो सरकार उस पर आखिर क्या क्या करे, ये सारी मजबूरियां हैं। इसलिए केंद्र और जो लोग कह रहे हैं कि साहब एमएसपी की बात ये कही जा रही कि आप एमएसपी गारंटी दे दो, बिल्कुल वैसे ही गारंटी दे दो जैसे मिनिमम लेबर की गारंटी होती है, मिनिमम वेजेस की गारंटी होती है, वैसी कर दीजिए। एमएसपी की अगर गारंटी सरकार दे देती है और मार्केट में लोग उसको नहीं खरीदते हैं, मार्केट में उसको कम खरीदने वाले मिलते हैं क्योंकि आपने एमएसपी दे रखा है, वो अपने बजट के अनुसार खरीदेगा, तो फिर लेबर के ऊपर लोड बढ़ जाता है। लेबर के ऊपर लोड मतलब देश में जो लेबर क्लास लोग हैं जिनको 1,500 रुपये रोज़ पर जो मजदूरी करते हैं, वो अगर खरीदेंगे और एमएसपी आपने फिक्स कर दिया तो आप किसी को नहीं मार रहे, आप लेबर को मार देंगे। लेबर जिसको मार्केट के अनुसार वो उसको खरीदती है जो उसके लिए सस्ता होता है। गेहूं अगर 15 रुपये किलो है तो खरीदेगा, अगर उसको मक्का सस्ती पड़ती है तो मक्का खरीदता है, अगर उसको मोटा ना सस्ता पड़ता है तो वो खाता है। यानी कि लेबर क्लास की खास बात ये है कि वो खाते हैं जो उनको सस्ता मिलता है, वो ये नहीं खाते जो उनको अच्छा लगता है। अब सस्ता अगर मिलेगा ही नहीं, सोच कर देखिए, सस्ता अगर मिलेगा ही नहीं और एमएसपी फिक्स कर दिया है तो किसी की मृत्यु नहीं होगी। इसमें जो सबसे बड़ा विक्टिम बनेगा वो मजदूर बनेगा, वो मिडिल क्लास बनेगा, जो खेती नहीं करता, जो डेली मजदूरी करता है, जो संगठित लेबरिंग में नहीं है, जो नौकरी नहीं करता है, जो व्यापारी नहीं है, वो मरकर रह जाएगा। ऐसा भी नहीं किया जा सकता। फिर लेबर चिल्लाएगा, लेबर कहेगा साहब दाल 200 रुपये किलो बिक रही, 300 रुपये किलो बिक रही। लेबर कहेगा साहब गेहूँ 80 रुपये किलो बिक रहा। लेबर क्लास कहेगा कि फला इतने बिक रहा है, हम तो मरे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम महंगाई को बढ़ावा देंगे और देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में ले जाएंगे। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी की बात केंद्र सरकार कर रही है, मेरा मानना यह है कि एमएसपी सभी फसलों पर अनाउंस कर देनी चाहिए। सभी फसलों पर अनाउंस मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है उसको छोड़ दीजिए। जो इंपोर्ट होता है उन सभी आइटम्स पे, जितने भी इंपोर्ट होते हैं उन सभी आइटम्स के बढ़ावे के लिए कि भारत में उसको बढ़ावा मिले और भारत में उसका प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार अनाउंस कर दे ताकि लोग उसको बोएं, सरकार उसको कर ले। एक बात और है कि केंद्र सरकार ने इस बात को बैलेंस बनाने के लिए 3 कृषि कानून बनाए थे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात कही गई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसकी गारंटी की भी बात कही गई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर के प्रोटेक्शन की भी बात कही गई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसके ये भी तय किया गया था कि अगर मिनिमम प्राइस जो होता है और उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस मिलता है तो भी जो फार्मिंग कर रहा है वो किसान को भी देगा, यानी कि किसान को कहीं से घाटा नहीं। मंडी समिति भी खत्म कर दी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देश में हाय हल्ला हुआ, उसका परिणाम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या निकलने वाला था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, जैसे उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है और जो मध्य प्रदेश का है, जिसके पास छोटे फार्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 बीघा। अब 5 बीघे का जो खेत है उसमें उसके 4 लड़के काम करते हैं, उसकी पत्नी काम करती है, उसके बच्चे काम करते हैं। अब आप सोचो 5 बीघा में सब काम करेंगे तो कैसा रहेगा? तो नतीजा निकलता है कि उसके बच्चे कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। अब वो बाहर चला गया, उसके 5 बीघे के खेत का फिर से बंटवारा हुआ तो एक सवा बीघा उसके हिस्से में पड़ा। नतीजा निकलता है कि वो खाली पड़ा रहता है, उस पर फार्मिंग नहीं होती। 3 वर्ष तक फार्मिंग ना की जाए तो तहसीलदार कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, चूंकि लगान पे थी तुम फार्मिंग नहीं कर रहे। अब ये क्या करे जो नौकरी करता है और जिसने सक्सेशन में 2 बीघा 3 बीघा मिला है? इसके लिए ये हुआ था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अगर कुछ कंपनियां जो देश की एग्रीकल्चर फार्मिंग की कंपनियां हैं उनके साथ किसान का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, चाहे किसान बोए या वो बोए, किसान का कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाता है, होने का था उसमें कि किसान को वो बता देंगे कि भाई इसमें दाल बोनी है,
आप दाल बोइए, आपकी दाल का इतने % हम खरीद लेंगे, हम आपकी दाल इस रेट में खरीद लेंगे और इस रेट में हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इससे ऊपर का अगर रेट रहता है तो उसमें भी हम 50% आपको देंगे, जो प्रॉफिट इसके ऊपर का मिलेगा तो भी हम 50% देंगे। लेकिन वो कंपनियां इस हिसाब से, वो एजेंसियां इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी कि उनको मालूम था कि देश में कितनी खपत हो जाएगी और उनका रेट भी कम ना हो। उनको मालूम है कि हम इसका एक्सपोर्ट करने में सक्षम है, इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट कर ले जाएंगे। उनको मालूम है कि कौन सी फार्मिंग में कौन सी प्रॉफिट होते हैं। बोएगा किसान, काटेगा किसान, फसल में सब कुछ किसान करेगा, लेकिन मिनिमम वेज कॉन्ट्रैक्ट पर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मिनिमम वेज को उस समय इन तथाकथित किसानों ने आंदोलन करके ख़त्म करवा दिया, जबकि किसान का ही खेत रहने वाला था, केवल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट भी अगर कॉन्ट्रैक्टर उसमें कुछ करने वाला था तो वो कॉन्ट्रैक्ट भंग होने वाला था। अगर उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले थे तो किसान को उसमें मिलने वाला था। इसके अतिरिक्त जो किसान सीमांत किसान हैं, जो नहीं करना चाहते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पर खेत दे सकते थे, बटाई पर खेत दे सकते थे। उसको लीगलाइज कर दिया। आज की तारीख में बटाई पर खेत देना या उगाई पर देना लीगलाइज नहीं है, लेकिन लीगलाइज कर दिया गया था ताकि वो लोग सुरक्षित रहें, कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित रहे, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो उनसे खेत खाली करवा सकें, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जैसे अपना किराए पर मकान देते हैं वैसा वो अपना खेत किराए पर दे सकें। ये सब कुछ था और उसको वैलिड कर दिया गया था। अभी किसान अपना खेत किराए पर नहीं दे सकता, ऐसा कानून नहीं है हमारे पास, लेकिन उसमें ये व्यवस्था की गई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब था किसान किराए पर दे सकता है या फिर किसान किराए पर देने के बाद उसकी फसल में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। कुल मिलाकर सारी सुविधाएं ये सोच कर दी गई थी कि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी और किसान फाइट में आ जाएगा। किसान का एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उस मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार भारत में कोई फसल फिकेगी भी नहीं और भारत में कुछ इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। भारत अपने यहाँ बैलेंसिंग में फसल पैदा करेगा, जिससे खरीदने वाले को भी दिक्कत नहीं, बेचने वाले को भी दिक्कत नहीं और मजदूर को भी दिक्कत नहीं। यानी कि वो इंडस्ट्री का फॉर्म लेने जा रही थी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का रूप लेने जा रही थी, जिसको इन लोगों ने ऊधम मचाकर कैंसिल करवा दिया। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कैंसिल करते समय भी कहा था कि हम लोगों को समझाने में सफल नहीं रहे, लेकिन ये लोग ऊधम मचाकर वैसा कर रहे थे। आज उसी चीज़ को मांग रहे हैं, आज उसी चीज़ को मांग रहे हैं जो कि केंद्र सरकार ने उन 3 कानूनों में दी थी। आज उसी को कह रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, हमारा मिनिमम कर लीजिए, मिनिमम MSP दे दीजिए। और कौन से किसान मांग रहे हैं? वो किसान जहां किसान बचा ही नहीं है। आप सोचिए कि पंजाब में या तो किसान ईसाई हो गया है और या फिर किसान वहां से कनाडा शिफ्ट हो गया है। वही 20, 25, 30 हज़ार लोग हैं जो ये उधम मचा रहे हैं। वो भी भगवंत मान की सरकार है, वो पीछे से पुशअप कर रही है। पुशअप करने का नतीजा निकला, फसल काट कूट के अपना उधम मचा लो बॉर्डर पर। हरियाणा और पंजाब का किसान जो सबसे समृद्ध देश में है वो उधम मचा रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान जो कि जिसके सामने समस्या है, बिहार का किसान जिसके सामने समस्या है, बंगाल का किसान जिसके सामने समस्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश का किसान, दिल्ली का किसान जिसके सामने समस्याएं हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ाना और सरकार सहित देश के लोगों को पीछे धकेलना, वो सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को री-इवेल्युएट करेंगे, हम उसको पुनर्जीवंत करेंगे, उस पर अब काम करने की आवश्यकता है। उस पर स्वामीनाथन कमीशन उस समय उस हिसाब से बैठा था। आज उस पर एक नया कमीशन बनाने की आवश्यकता है जो विश्व के बड़े कंट्री हैं या विश्व के कंट्री हैं जो MSP अनाउंस करते हैं, उसकी व्यवस्था, जिनमें बैलेंस फार्मिंग हो, बैलेंस फार्मिंग फॉर फार्म हाउस। तो बैलेंस फार्मिंग के लिए MSP अनाउंस की जाए, ना कि किसी को बढ़ावा देने के लिए, किसी को ट्रैक्टर मर्सिडीज़ खरीदने के लिए। पंजाब में आप घुस जाएंगे तो वहाँ मर्सिडीज़ें खड़ी हैं खेत में, लेकिन साहब उनको MSP चाहिए, जबकि उनकी फसल बहुत अच्छी बिक रही है। उनके पास सोसाइटियाँ भी हैं, उनके पास सहकारी समितियाँ हैं। उन सहकारी समितियों से वो उत्तर प्रदेश का अनाज यहाँ से खरीद कर उनमें भर देते हैं, MSP ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्ता खरीदते हैं, बिहार से सस्ता खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर जाते हैं। चूँकि उन्होंने अच्छी सिस्टम बना रखा है, उधम भी मचा लेते हैं, उनका इको सिस्टम बना हुआ है सप्लाई चेन के साथ, तो वो यहाँ से उल्टा, अगर वो अपने यहाँ 500 बोरा उगाते हैं तो 500 बाहर से खरीद लेते हैं और 1000 का एस्टीमेट दिखाकर
उसको अपलोड करवा देते हैं और इसमें भी प्रॉफिट लेते हैं। उस उत्तर प्रदेश के किसान का क्या, जिसने बेचा मार्केट प्राइस के अनुसार और एमएसपी आपने चढ़ा लिया। इन सब पर मुझे लगता है दोबारा रीएवेल्युएट करने की आवश्यकता है और बैलेंस फार्मिंग पर एमएसपी हो, इसके लिए मुझे लगता है करना चाहिए। लेकिन किसान अगर किसान होंगे तो इसको मानेंगे, किसान अगर केवल आंदोलनकारी होंगे, मोदी जी के प्रभाव को कम करने के लिए करेंगे, मोदी जी का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से जो देश में सम्मान बढ़ गया, जो स्वीकार्यता बढ़ गई है, उस ग्राफ को डाउन करने के लिए अगर करेंगे तो इनका कोई इलाज है नहीं। फिर दंड संहिता, दंड न्याय ही एक इलाज होता है, उसको भी मुझे लगता है कभी ना कभी करने की आवश्यकता पड़ेगी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।